सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के पाठ 2 राजा, किसान और नगर के बारे में, जिसमें हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की समय सीमा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आरंभिक राज्य जैसे मगध, इन सब का जिक्र होगा और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पाठ में जो समय सीमा है वो है लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद 600 ईस्वी तक। इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, जैसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। इन सब में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, और मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के कई कारण थे, जिनमें से कुछ है उपजाऊ भूमि, क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे की भूमि थी, तो इसलिए वहाँ की भूमि उपजाऊ थी। दूसरा, उसके आसपास जंगल थे, तो जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी। तीसरा, लोहे की खदानें। चौथा, नदियों के द्वारा यातायात, जिसमें गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा यातायात किया जाता था। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक। इस मगध के महाजनपद में कई सारे योग्य शासक हुए, जिनमें से एक अशोक हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अगला कारण था सुरक्षित राजधानियाँ। जो इसमें 2 राजधानियाँ बनाई गई, राजगीर और पाटलिपुत्र, वो दोनों सुरक्षित ऐसी जगह पर बनाई गई थी जो हर तरीके से सुरक्षित हों। चलिए, 5वां पॉइंट है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। (600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों द्वारा कई स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, मूर्तियाँ और भवनावेश। भवनावेश मतलब जो पहले घर बने हुए थे उनके जो अवशेष अब बच गए हैं, वो भवनावेश। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला गया। यह दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों पर उद्धृत थीं। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर अशोक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, भी लिखा था। प्रारंभिक राज्य। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि पहला इसका कारण है इसमें कई आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा, बौद्ध तथा जैन सहित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ और लगभग 16 महाजनपदों का उल्लेख पहली बार आया। चलिए बात करते हैं जनपदों की। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, कुल लोग अपना पैर रखता है, अर्थात बस जाता है। इसका प्रयोग प्राकृत व संस्कृत में मिलता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं, और संस्कृत वाग्मय। अब गुप्त
साम्राज्य की बात करें तो इसमें हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों से, सिक्कों से, जो साहित्य उस समय लिखा गया उससे, और प्रशस्तियाँ, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाई गई थी। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांत, जिनमें है पहला तक्षशिला, दूसरा उज्जैनी, तीसरा तोशली और चौथा स्वर्णगिरी। मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया गया है, जिनके कार्य नौसेना का, यातायात और खानपान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों मतलब घुड़सवार सेना का, स्थारोहियों तथा हाथियों का संचालन करना था। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे समृद्ध और स्थायी राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना शुरू किया गया। 2वीं शताब्दी के कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि। उत्पादका और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। उत्पाद और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेच देती थीं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक। गुप्त काल के अंतिम समय में सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं: अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकाल पाना, भाषा समझ न आना, दैनिक प्रक्रियाओं व रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में न मिलना। प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की। संभवतः वह चीन के शासकों से प्रेरित थे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कुषाण शासकों के राजधर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है, अर्थात बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। इसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है,
की रचना संस्कृत भाषा में हरिशेन ने की, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया। इसका ज्ञान हमें शक शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। गृहपति शब्द का अर्थ होता है घर का मुखिया, और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति गृहपति होता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आता है। अब अभिलेखों के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये स्थायी प्रमाण होते हैं और अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। तिथि ना मिलने पर इनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत जन सामान्य की भाषाओं में लिखे जाते थे और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख साक्ष्य की कुछ सीमाएं होती हैं, जिनमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तकनीकी सीमा, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्व रूप से ज्ञान नहीं होता। कुछ किसी विशेष संस्थान या समय से संबंधित होते हैं। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया गया है। प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। जरूरी नहीं है जिसे आज राजनैतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसमें खेती की दैनिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख नहीं है। अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपनी अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, जो अभी उपलब्ध हैं, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र हैं।